सभी को नमस्कार। अब तक हमने पारिस्थितिकी और पर्यावरण टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसमें हमने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस की बात की थी। काफ़ी परिभाषाएं देखी थी। इंडिविजुअल क्या होते हैं, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, इनकी बात की थी। और उसे ही अब हम इस क्लास में और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जीव और समष्टि, जीव एवं समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इसमें हम कुछ परिभाषाएं बात कर रहे थे, उन्हीं को ही मैं और आगे बढ़ाता हूं। परिभाषाओं में हमने बात की थी एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो अलग अलग संगठन स्तर होते हैं, यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जो पर्यावरण या संगठन स्तर होते हैं, इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पारिस्थितिक तंत्र के जो संगठनात्मक स्तर होते हैं उनकी हम बात कर रहे थे। और लास्ट में हमने इकोसिस्टम की बात की थी, पारिस्थितिक तंत्र की। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक प्रकार से खुला सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, यानी जीवों में और उनके आसपास के वातावरण में क्या होता रहता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। तो 2 पॉइंट पहले लिखते हैं जो लास्ट में हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक दोनों थे। लिखा था हमने पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र में जीव और उनके वातावरण के बीच आपस में हमने बात भी की थी और लिखा भी था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं इकोसिस्टम में। और अगर इसमें हम बात करें कि जीव, पारिस्थितिक तंत्र में जीव तथा उनके आसपास के भौतिक, उनके आसपास के भौतिक वातावरण के बीच ऊर्जा या एनर्जी का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। और फिर एक और परिभाषा इसमें आगे ऐड करते हैं। एक और परिभाषा जो लिखने जा रहे हैं, इकोसिस्टम के बाद अगली परिभाषा आती है संगठनात्मक स्तर में ही बायोम। बायोम की हम बात करते हैं तो बायोम एक बड़ा लार्ज क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन, वनस्पति होती है, वहाँ की जो वातावरणीय दशाएं होती है,
वो लगभग समानता दर्शाती है। यानी साल के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय में वहाँ की वातावरणीय दशाओं में भी निरंतरता पाई जाती है, और वहाँ की जो वेजिटेशन वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक उस क्षेत्र में ही पाई जाती है। वहाँ के जंतु भी अन्य बायोम से इन जंतुओं के साथ विभिन्नता भी दर्शाते हैं। तो बायोम में लिखते हैं कि ये अपेक्षाकृत एक बड़ा, अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत बड़ा भौगोलिक भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र जहां जहां वनस्पति या वनस्पतियों में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। कॉमा यहाँ के जंतु भी इस क्षेत्र के वातावरण के अनुसार विशेष अनुकूलन दर्शाते हैं। तथा यहाँ की वातावरणीय परिस्थितियां भी विशेषताओं से युक्त एवं निरंतरता दर्शाती है। और इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे टुंड्रा डेजर्ट, ठीक है, टुंड्रा डेजर्ट की बात कर सकते हैं। और इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं जैसे ओशियन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, महासागर, ओशियन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आदि। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा दी बायोम की। संगठनात्मक स्तर जो इकोलॉजिकल
कंपोजिशन के अलग अलग स्तर हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, उसमें इकोसिस्टम के बाद हमने बात की है बायोम की। और बायोम के बाद जो सबसे बड़ी इकाई कह सकते हैं इकोसिस्टम के संगठनात्मक स्तर में, बायोस्फीयर, जैव मंडल। बायोस्फीयर में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, सभी बायोम, यहाँ तक कि जल, थल और वायु, यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की निचली परतों से लेकर स्थल और जो जल मंडल में विभिन्न प्रकार के ये बायोम हैं, इकोसिस्टम, ये सभी मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यानी जहाँ तक जीवन की व्याप्ति है वो जैव मंडल के अंतर्गत आ जाता है। तो आगे लिखते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इसमें लिख सकते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, तथा जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर से मिलकर बना क्षेत्र जो पारिस्थितिकी के संगठनात्मक स्तरों, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स स्तरों पर सबसे बड़ी इकाई ये जैव मंडल या बायोस्फीयर, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतें ऐड कर देता हूं, ठीक है। वायुमंडल की लोअर लेयर्स, निचली परतें, पृथ्वी के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की निचली परतें, स्थल मंडल तथा जल मंडल से मिलकर बना क्षेत्र जो पारिस्थितिकी के संगठनात्मक स्तरों पर सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जीवन पाया जाता है, ठीक है। ये जीवन युक्त क्षेत्र, ये जैव मंडल कहलाता है। तो विभिन्न हमने पारिस्थितिक तंत्र के जो संगठनात्मक स्तरों की हमने बात की, इंडिविजुअल की हमने बात की, इंडिविजुअल के बाद हमने पॉपुलेशन की बात की। पॉपुलेशन में हमने देखा, जैसे इंडिविजुअल का मैंने आपको उदाहरण बताया था, एक हाथी। पॉपुलेशन में हम बात करते हैं हाथियों का एक पूरा समूह हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी पॉपुलेशन के बाद बायोटिक कम्युनिटी की बात की, जैविक समुदाय, जिसमें हाथी ही नहीं बल्कि हाथी के अलावा कोई दूसरे जंतु भी, पेड़ पौधे वगैरह, ये सभी जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं। फिर हमने बात की इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक दोनों आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इकोसिस्टम को कि जैविक घटक कौन से होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, अब घटक कौन होते हैं, इनकी बात करेंगे।
और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी जिसमें हमने बात की भी थी, जैसे प्रकाश, जल, वायु, मृदा, तापमान, ये सभी अभौतिक कारकों में आते हैं। और इन जैविक और अजैविक घटकों के बीच में हमने आज लिखा भी है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में जीव तथा उसके आसपास के भौतिक वातावरण के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है। फिर उसके बाद हमने और बड़े स्तर पर गए बायोम। बायोम में विशेष दशाएं होती है, मौसम की बात करो, चाहे वहाँ की वनस्पतियों के विभिन्न या जंतुओं के विभिन्न गुणों की बात करें, जो उस बायोम के जलवायु या बायोम के जो पूरे वातावरणीय दशाएं उनके अनुसार अनुकूलित हो गए। इवन यहाँ का जो वातावरण भी है ये भी विशेष दशाएं या ऐसे कह सकते हैं एक निरंतरता दर्शाता है। तो ऐसे भूभाग को हम क्या कहते हैं, बायोम। बायोम के हमने ऐसे कुछ उदाहरण भी लिखे। फिर बायोम से भी आगे या ऐसे कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक तंत्र में या पारिस्थितिकी में जो विभिन्न संगठनात्मक स्तर होते हैं, उनके स्तर पर सबसे बड़ी इकाई जो कि जीवन युक्त क्षेत्र भी कहते हैं, वह जैवमंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। जल मंडल, थल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जो हम बात करते हैं, उसकी निचली परतें जो है वो भी इसमें शामिल होती है, जहाँ तक जीवन व्याप्त है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी परिभाषाएं आती है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, आवास, हैबिटेट क्या होता है, क्योंकि आगे हमें ये पढ़ना है कि किसी विशेष आवास में रहने वाले जीव, उनकी उत्पादकता कितनी होती है, प्रोडक्टिविटी वगैरह क्या होती है। तो आवास क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, निके क्या होता है, इन सब की बात करते हैं, क्योंकि आसपास जैसे हैबिटेट और निके में तो बहुत सारी समानता है। तो ऐसी कुछ परिभाषाएं नोट करके हम लिखते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। और इनमें परिभाषाएं आगे कंटिन्यू लिखते हैं। वातावरण या एनवायरनमेंट, वातावरण या एनवायरनमेंट, इनकी इकोसिस्टम, वातावरण, हैबिटेट, निके, इनकी परिभाषाएं बहुत काफ़ी आपस में सिमिलर होती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा बहुत मामूली से अंतर भी होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं वातावरण क्या होता है। देखिए, ये विभिन्न जैविक समुदायों, बायोटिक कम्युनिटीज। अब जैविक समुदाय क्या होता है ये हमें दोबारा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। ये विभिन्न जैविक समुदायों तथा उनके आसपास के भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण या भौतिक कारकों लिख सकते हैं, भौतिक कारकों का समुच्चय है, यानी कलेक्टिवली बात करें तो ये तो सारी बात वही आ गई, इकोसिस्टम की आ गई। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि विभिन्न जैविक समुदाय यहाँ पर है और आसपास के भौतिक कारक यानी निर्जीव घटक भी हैं। लेकिन हम बात करें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नॉन लिविंग होते हैं, यानी ये जो बात करते हैं भौतिक कारक यानी लिविंग प्लस नॉन लिविंग,
ठीक है। विभिन्न जैविक समुदायों तथा उनके आसपास के भौतिक कारकों का समुच्चय है जो या इसमें ये जो भौतिक कारक होते हैं, किस तरह से ये जो आसपास इनको घेरे हुए रखे हैं दशाएं वगैरह, इनको प्रभावित भी करते हैं। वातावरण में क्या होगा कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये इनको प्रभावित तो करते हैं, हम बात भी करते हैं, लेकिन ये किस तरह से प्रभावित करते हैं बिना इनके घटक बने हुए। जब इन्हें प्रभावित करते हैं या इनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं तो इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। सुनना, विभिन्न जैविक समुदायों तथा उनके आसपास के भौतिक कारकों का समुच्चय है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। इसमें ये भौतिक कारक इन जीवों के घटक बने बिना ही इन्हें प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा सा बारीक सा अंतर रहता है कि पारिस्थितिकी में तो हम क्या करते हैं, इकोलॉजी में क्या करते हैं, ये एक इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तो क्या, इनका अध्ययन, आपसी संबंधों और अंतरक्रियाओं का अध्ययन, वो तो हो गया पारिस्थितिकी। जब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की तो इकोसिस्टम में हम क्या बात करते हैं, ये जैविक और अजैविक समुच्चय जो है, जैविक और अजैविक घटक जो है, इन्हें कलेक्टिवली हमने क्या कह दिया, एक इकोसिस्टम कह दिया। एक इकोसिस्टम मैंने कहा जैसे जलीय इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, या हम बात करें जैसे वनीय, या जब हम बात करते हैं घास स्थलों का भी अलग इकोसिस्टम हो सकता है। तो जैविक और अजैविक घटक दोनों है, लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या है, इन दोनों के अलग अलग अस्तित्व, और ये किस तरह से, भाई अस्तित्व दोनों का अलग अलग है, ये प्रभावित कर रहे हैं अजैविक कारक जो है जैविक कारकों को, लेकिन इनका घटक नहीं बनते, इनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। तो इसीलिए ये वातावरण थोड़ा सा बिल्कुल इकोसिस्टम से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो आपस में अंतर संबंधित होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र है, लिखते हैं एक बात कि वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो ये हमने नोट में परिभाषाएं कुछ लिख रहे हैं ऐसी, तो वातावरण, एनवायरनमेंट की हमने परिभाषा की, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं कुछ इसके जो घटक होते हैं वो रिसोर्स यानी संसाधनों के रूप में कार्य करते हैं, तो कुछ घटक ऐसे होते हैं जो रेगुलेटरी यानी विनियामक कारक के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी सोर्सेज भी होते हैं और रिसोर्सेज भी होते हैं इस वातावरण में।
वातावरण के बाद अगली परिभाषा हम देखते हैं आवास या हैबिटेट। आगे ही लिख लेते हैं, आवास या हैबिटेट। आवास या हैबिटेट को समझने के लिए जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको पौधों के। कुछ पौधे होते हैं जो केवल जल में ही उगते हैं, जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ पौधे होते हैं जो स्थल पर उगते हैं, कुछ पौधे स्थल पर भी, मरुस्थलीय यानी जहां पर जल का अभाव हो, तेज धूप हो, तापमान ज़्यादा हो, ऐसी परिस्थितियों में ग्रोथ करते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल छायादार, नमी युक्त स्थानों पर ही विकसित होते हैं। तो ये इसके आधार पर हम बात कैसे करते हैं, जलोद्भिद पादप, एक्वेटिक प्लांट्स, मरुस्थलीय पादप, मरुद्भिद पादप, कुछ चट्टानों पर उगने वाले शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स, या कुछ समोद्भिद होते हैं मीजोफाइट्स। यानी इन सबके आवास अलग अलग हैं। कोई एकदम शुष्क आवास में रह रहा है, कोई जलीय आवास में रह रहा है, कोई नम छायादार स्थानों वाले युक्त आवास में रह रहा है, तो कोई पत्थरों पर, चट्टानों पर विकसित होकर उसे अपना आवास बनाते हैं। तो आवास किसी भी एक जीव, ठीक है, या जीव की जो प्रजाति होती है पूरी, किसी भी जीव की प्रजाति के पाए जाने वाला विशेष भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर वह अपने ग्रोथ, वृद्धि एवं विकास करती है। ठीक है, वृद्धि और विकास करती है, उनमें वृद्धि और विकास करती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि आवास या हैबिटेट क्या है। आवास या हैबिटेट बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक प्लेस, विशिष्ट क्षेत्र है जो कि कुछ ऐसे भौतिक कारकों से और बाधाओं से किसी भी जाति विशेष के रहने के लिए अनुकूलित होता है। लिख सकते हैं ये विशिष्ट भौगोलिक दशाओं विशिष्ट भौगोलिक दशाओं, कॉमा, भौतिक कारकों, फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारकों से युक्त तथा अन्य क्षेत्रों से अवरोधों बैरियर्स पृथक क्षेत्र जिसमें कोई जाति विशेष या जिसमें कोई विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है। स्पेसिफिक स्पीशीज, विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है। विशिष्ट प्रजाति अगर इसमें पाई जाती है तो ये भौतिक क्षेत्र, हैबिटेट या आवास कहलाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं पॉन्ड हुआ, डेजर्ट हुआ, रिवर हुआ, तालाब, मरुस्थल, नदी, नम भूमि, वेटलैंड, महासागर, तो इसे कहते हैं आवास। विशिष्ट भौतिक दशाओं, भौतिक कारकों से, भौगोलिक दशाओं और भौतिक कारकों से युक्त तथा अन्य क्षेत्रों से अवरोधों द्वारा पृथक क्षेत्र जिसमें कोई विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी विशेष प्रजाति जो होती है वो इस आवास के अनुसार अपने अंदर कई अनुकूलन विकसित कर लेती है। आवास के अनुसार अनुकूलन विकसित करना, जैसे लवणीय जल में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं या जलों में भी जो पाए जाने वाले पादप होते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं जैसे एरेनकाइमा, वायु से भरे हुए उत्तक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो मरुस्थलीय आवास में रहने वाले जो मरुस्थलीय पादप होते, तो उनमें धसे हुए रंध्र, तने और पत्तियों का रूपांतरण कांटों में हो जाना, ठीक है, मोटा गूदेदार तना पाया जाना, ये सभी क्या है, विशिष्ट अनुकूलन है जो उन पौधों ने उस आवास में रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित करने के लिए अपने अंदर विकसित करते हैं। लिखते हैं कि इन विभिन्न आवासों में रहने के लिए जीव स्वयं को अनुकूलित करते हैं, कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाने वाले पौधों में पत्तियों का कांटों में रूपांतरण, कॉमा, मोटा गूदेदार तना, फ्लैशी, तना स्टेम तथा धसे हुए रंध्र पाए जाना, संकन स्टोमेटा, पाए जाना। धसे हुए रंध्र बोले तो संकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा, ठीक है। तो ये हमने आवास या हैबिटेट की बात की, क्या होता है आवास, उदाहरण भी देखे हमने अलग अलग आवासों के, ठीक है। और ये हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रहने वाले जीव होते हैं अपने आप को उस आवास में रहने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई आवास की। अब हम बात करते हैं आवास के बाद एक और, इसी आवास से ही मिलता जुलता एक और परिभाषा आती जिसे कहते हैं निके या निकेत कह देते हैं। निके या निकेत, अगली परिभाषा नोट में हमने देखा वातावरण, फिर उसके बाद बात की आवास की, और अब बात करते हैं निके या निकेत की। निके कह देते हैं या इसे हिंदी में निकेत कह देते हैं। निके और निकेत में अगर हम बात करें क्या है निके या निकेत, तो आवास का ही एक छोटा सा भाग है, जो भौगोलिक आवास होता है ना, उसी का एक छोटा भाग जिसमें
कोई इंडिविजुअल यानी पूरी प्रजाति ना रहकर प्रजाति का कोई सदस्य पाया जाता है तथा वह उस क्षेत्र में यानी निके वाले क्षेत्र में अपनी जो जैविक क्रियाएं या अपने आसपास के वातावरण के साथ जो अंतर क्रियाएं करता है वो सभी इसमें शामिल है। इसको समझाने के लिए ऑडम ने दोनों में अंतर बताया। ऑडम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आवास और निके में अंतर कैसे बताया कि आवास तो क्या है, हमारा एड्रेस है, ठीक है, और निके क्या है, हमारा प्रोफेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लीजिए कि मैं जयपुर में रहता हूँ, जोधपुर में रहता हूँ, कहीं भी मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूँ, ठीक है, तो जयपुर तो हो गया मेरा आवास क्षेत्र। लेकिन अब मैं यहाँ पर जैसे उत्कर्ष में पढ़ाने जाता हूँ, यहाँ पर मैं मार्केट में कभी घूमने जाता हूँ, बाहर किसी लोगों से मिलता हूँ, कोई भी अंतर्क्रियाएं होती, इंटरेक्शन होती है, उस आवास के ही निश्चित क्षेत्र में करता हूँ। यानी आवास तो पूरा हो गया जयपुर, अब उसके एक छोटे से भूभाग में मेरा कहीं पर घर है, तो वो वहाँ घर पर मैं रहता हूँ, मेरी जैविक क्रियाएं करता हूँ, और ऑफिस में जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, कहीं पर भी, तो वह क्षेत्र मेरा एक तरह से कार्य क्षेत्र हो गया। लेकिन ये कार्य क्षेत्र इस आवास के अंदर ही है, आवास के बाहर नहीं होता निके। जिस तरह से कह सकते हैं कि आवास एक बड़ा क्षेत्र है, उसका एक छोटा सा भाग क्या होता है, निके, जिसके अंतर कोई भी जीव अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न करता है, अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतर क्रियाएं करता है, उससे अंतर संबंध स्थापित करता है, वह होता है निके। इस निके शब्द को दिया था ग्रेनल ने। एग्जाम में पूछा हुआ भी कि ये निके शब्द दिया किसने, ग्रेनेल ने, ठीक है। तो लिख लेते हैं निके के बारे में कि निके या निकेत, इसके बारे में सर्वप्रथम ग्रेनेल ने बताया। इसके बारे में सर्वप्रथम ग्रेनेल ने बताया। ग्रेनेल ने बताया नेक्स्ट, ये किसी आवास या हैबिटेट के अंतर्गत ही वह क्षेत्र है जहां कोई जीव अपनी जैविक क्रियाएं पूरी करता है तथा आसपास के वातावरण के साथ अंतर संबंध बनाता है। ये निके या निकेत की हमने परिभाषा दी। कह सकते हैं कि निके या निकेत है क्या, ग्रेनेल ने बताया किसी आवास का ही या आवास के अंतर्गत ही वह भाग है, ठीक है, जिसमें
कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, अपन समष्टि की बात नहीं कर रहे, केवल एक अकेले जीव की बात कर रहे हैं। अब इस जीव की जो क्रियाएं होती है, यानी इस वातावरण में रहने की जो, या विभिन्न परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाना, यहाँ पर अपनी जो अन्य जैविक क्रियाएं पूरी करना, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं चाहे खाना हो, चाहे खाने की उपलब्धता हो, ठीक है, पर भक्ष्यों से सामना करना हो, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ, वो मेरे आवास और मेरे निके की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ तो वहाँ पर आवास की उपलब्धता, भोजन की उपलब्धता, ये सभी इस निके के अंतर्गत ही आ जाती है। जैसे अगर जंतुओं के बारे में बात करें तो एक मान लीजिए एक शेर या कोई भी मांसाहारी जीव है, जंगल में रह रहा, जंगल उसका हो गया आवास। जंगल के कुछ विशेष भाग में ही वह क्या करता है, वहां पर अपनी गति करता है, वो वहां से अपने शिकार पकड़ता है। क्योंकि जंगल में हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े जंगल होते हैं, जैसे अफ्रीकन जंगलों की बात करें या हम हमारे पूर्वोत्तर के जंगलों की बात करें, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा पूरा आवास, वो जंगली आवास है शेरों का। अब उसमें कई शेरों के कई झुंड रहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कई शेर रहते हैं। अब एक आवास के विशेष भाग में कोई शेर है, दूसरे विशेष भाग में दूसरे शेर है। तो अगर इस आवास में रहते हुए जहां पर जिस जिस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, सामान्यतः ये क्या करते हैं, उसी क्षेत्र में अपने शिकार भी पकड़ते हैं, उसी क्षेत्र से अपनी अंतर्क्रियाएं स्थापित करते हैं। लेकिन जब एक जीव या एक शेर अपने निके से दूसरे शेर के निके में जाता है तो उनके बीच टकराव होता है। या फिर हम बात करते हैं कि कोई दूसरा, एक हो सकता है एक कोई मोटा तगड़ा शेर था जो दूसरे शेर के निके में जाकर उससे आपसी टकराव करता है, लड़ाई होती है और एक शेर दूसरे शेर को मार देता है। यानी इस निके वाले क्षेत्र में जीव को परभक्षियों से भी खतरा रहता है, जबकि अपना भोजन भी वो वहीं से ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आवास का ही एक छोटा सा भाग होता है निके, या निकेत कहलाता है। और शब्द जैसे मैंने बताया, शब्द दिया ग्रिनेल ने, ये हुआ निकेत, और ओडम ने इसे और अच्छे से परिभाषित करते हुए लिख सकते हैं। दोनों में अंतर भी देखते हैं अपन, आवास और निके में अंतर क्या है। तो लिख सकते हैं कि ओडम ने जहां आवास को किसी जीव का एड्रेस बताया, वहीं निकेत को उसका व्यवसाय या प्रोफेशन बताया। प्रोफेशन बताया। तो ये हमने बात की निके की। और जैसे मैंने आपको अभी बताया भी कि आवास और निकेत में जो डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं कि आवास और निकेत एक दूसरे से कैसे अलग हैं। देखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं आवास, हैबिटेट, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं निके, या निकेत।
दोनों में अंतर देख लेते हैं। क्योंकि अंतर पढ़ने से दोनों और भी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करें आवास की, तो आवास स्पेसिफिक जगह है जहां पर कोई कम्युनिटी या कोई समुदाय रहता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना, हाथियों का पूरा समूह हो गया, समुदाय हो गया। लिख सकते हैं ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां कोई जैविक समुदाय रहता है। बायोटिक कम्युनिटी डिसाइड करती है, जैविक समुदाय रहता है। जबकि निके में कह सकते हैं कि पूरा समुदाय नहीं, ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो क्रियाओं से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, लिख सकते हैं ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत वह क्षेत्र जहां कोई जीव अपनी जैविक क्रियाएं पूरी करता है, यानी वो आवास, विकास और वृद्धि के लिए जो भी जैविक क्रियाएं करता है वो इसी क्षेत्र विशेष में ही करेगा। निके और भी अंतर देख सकते हैं कि एक आवास में कई निके हो सकते हैं, एक आवास में अनेक निके पाए जा सकते हैं, अनेक निके पाए जा सकते हैं। जबकि निकेत में लिख सकते हैं निके के अंतर्गत और या कोई अन्य संरचनात्मक घटक नहीं होता है, यानी खुद सबसे छोटा संरचनात्मक इकाई है। निके के अंतर्गत कोई अन्य संरचनात्मक इकाई नहीं होती है। निके की बात की हमने, और अगर इन दोनों के अंतर की बात करें तो कोई भी जाति जो है अपने आवास को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं कि एक जाति जो होती है अपने पूरे जीवन के दौरान अलग अलग निकेत में हो सकती है। इसका मतलब सुनना, देखो जो मैंने शेर वाला उदाहरण दिया, शेर कभी जंगल को नहीं छोड़ेगा, यानी सभी शेर जो है, शेरों की पूरी प्रजाति वो रहेगी तो जंगल में। ठीक है, यानी कभी भी कोई भी प्रजाति अपने आवास को नहीं छोड़ती है। मरुद्भिद पादप ऐसे नहीं कि मरुद्भिद को छोड़कर जलों में उगने लग जाएंगे, नहीं,
रहेंगे तो वहीं पर। तो हो सकता है हाँ कि अगर कई बार क्या होता है कि जैसे दो शेरों में आपस में लड़ाई हो गई, तो हो सकता है एक शेर को वो अपना निके, जहां पर वह अपनी जैविक क्रिया करता था, शिकार करना या कोई भी मलमूत्र त्याग करना वगैरह, जो भी उसकी जैविक क्रियाएं थी, जिस क्षेत्र में वो करता था उसे उस निके यानी क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ सकता है। यानी प्रजाति अपना आवास चेंज नहीं करती, लेकिन प्रजाति के जो सदस्य होते हैं वो अपने निके अपने पूरे जीवन के दौरान परिवर्तित कर सकते हैं, अलग अलग निके में जाके रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन रहेंगे उस जंगल में। लिख सकते हैं कि कोई प्रजाति अपने जीवन के या कोई प्रजाति अपने आवास को, अपने आवास को, हैबिटेट को, आवास को परिवर्तित नहीं करती है। और निकेत की तरफ लिख सकते हैं कि कोई भी स्पीशीज जो है एक से अधिक अपने जीवन के अलग अलग चरणों में एक से अधिक निके में रह सकती है। कि कोई प्रजाति का जीव अपने जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग निके में रह सकता है। ठीक है, तो ये आवास और निके में अंतर देखने के बाद और क्लियरली हम समझ सकते हैं। ठीक है, और भी अंतर देखते हैं। जैसे आवास है, भाई जंगल में केवल अकेला शेर थोड़ी रहेगा, दूसरे जीव जंतु भी तो रहेंगे। मरुस्थल में केवल मरुद्भिद पादप ही थोड़ी रहेंगे, कुछ जीव जंतु यानी अलग जंतु भी तो रहेंगे। एक और अंतर हो जाता है कि हैबिटेट, आवास में एक से अधिक प्रजातियां रह सकती है, जबकि निके में केवल किसी प्रजाति का वो अकेला सदस्य, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ही रहता है उस निके में। तो लिख सकते हैं कि आवास में एक से अधिक प्रजातियां, इसमें एक से अधिक प्रजातियां यहां लिख सकते हैं, इसमें केवल एक ही प्रजाति सिंगल स्पीशीज को ही सपोर्ट कर सकता है निके, जबकि हम बात करते हैं यहाँ आवास में एक से अधिक प्रजातियां भी। अब आप कहेंगे सर जब वो शेर रहता है तो उसके आसपास कोई दूसरे जीव जंतु भी तो रहते हैं, वो भी तो उसकी प्रजाति हुई। लेकिन जब उस शेर के निके में कोई दूसरी प्रजाति आने की कोशिश करेगी, यानी भाई सीधी सी बात है कि वहां पर अगर कोई दूसरा जीव आएगा तो शेर उस पर हमला जरूर करेगा, संघर्ष जरूर होगा। ठीक है, फाइनली अगर शेर उसे मारकर खा जाता तो प्रभुत्व शेर का ही हुआ उस क्षेत्र विशेष में, उस निके में। तो ये हमने आवास और निके, ये कुछ परिभाषाएं होती है जो अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। आवास क्या होता है, निके क्या होता है, निके के बारे में किसने बताया, आवास और निके में जो हमने अंतर भी इनकी बात की। तो वातावरण, आवास, निके और ये कुछ ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं जो आगे हम पढ़ते भी हैं एनवायरनमेंट में, इसमें इकोलॉजी में, तो वहाँ पर ये परिभाषाएं भी अक्सर पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवास या निके के बाद आगे चलते हैं अब
ये तो जीव और समष्टि की बात हुई कि जीव और समष्टि होते क्या है। हालांकि इसके अंतर्गत जो भौतिक और जैविक कारक आते हैं, जैसे भौतिक कारकों में ताप कैसे हुए, अलग अलग तापमान में या अलग अलग जलीय दशाओं में रहने वाले जीव कौन से होते हैं, तो उनको हम आगे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पहले जीव और समष्टि की बात हुई, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। अब इस पर्यावरण पारिस्थिति की जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट हम ये पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी पर्यावरण, इसका जो दूसरा भाग इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। हालांकि इसमें अपन ने परिभाषा भी पढ़ी थी, पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें हम देखते हैं जैविक और अजैविक घटक और उनकी आपसी क्रियाएं जो होती है, वह एक पारिस्थितिक तंत्र। अब ये पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल छोटे यानी नैनो इकोसिस्टम से लेकर मेगा इकोसिस्टम तक हो सकते हैं। जैसे सुनना, एक छोटा सा एक्वेरियम हुआ, एक्वेरियम तो छोड़ो, एक जो पानी की बूंद होती है, उस बूंद में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह पाए जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बूंद भी एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। और जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, जिनमें हम कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी जलीय पौधे होते हैं, उन्हें भी देखते हैं, तो ये सभी मिलकर भी एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो बात आती है कि इकोसिस्टम का निर्माण करते कौन है। कई घटक होते हैं, जैविक भी होते हैं, अजैविक भी होते हैं। जैविक में जैसे हम बात करते हैं, कुछ उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स। जैसे स्थलीय भागों में जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो वहाँ जो हरे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ, श्रब्स, हर्ब्स या काष्ठीय वुडी वेजिटेशन वगैरह, वो उत्पादक का कार्य करते हैं। और उन पर निर्भर करने वाले कौन होते हैं? उपभोक्ता। अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक हुआ, द्वितीयक हुआ, तृतीयक हुआ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपघटक, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने कहा ना, एक छोटे से यानी नैनो इकोसिस्टम से लगाकर बड़े बड़े मेगा इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम, पूरा हमारा बायोस्फीयर क्या है भाई, जो अपन ने ये बात की ना, ये बायोस्फीयर, जैवमंडल, ये जैवमंडल भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है, बट ये ग्लोबल इकोसिस्टम है, जिसमें कई छोटे छोटे इकोसिस्टम सभी इसी में आ गए। स्थलीय, वायुमंडलीय या जलमंडलीय जो भी जीव अलग अलग प्रकार के हैं, वो मिलकर जिस इकोसिस्टम का भाग है, इन सभी को मिलाकर हम ये ग्लोबल इकोसिस्टम कह देते हैं भाई। इसमें महासागर, जल, थल वगैरह सब आ गए। तो ये यहाँ पर हम बात करते हैं इस जीव और समष्टि के बाद अगला जो टॉपिक हमारा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, और इस इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में, उनमें बात करेंगे इसकी। तो बाकी बातें बाद में। जीव और समष्टि से संबंधित इस टॉपिक में तो थ्योरेटिकल काफ़ी था, कुछ परिभाषाएं वगैरह काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, तो इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। थैंक यू वेरी मच।